અને ત્યારે જ આજે લોકસભામાં ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ પરના MDR ચાર્જીસ અંગેનું બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું. આનાથી મોટો ડિજિટલ વ્યવહારો ઉપર ચાર્જીસ લગાવવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. આજે વિદેશી મૂડીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મેક ઇન ઇન્ડિયા પહેલને વેગ આપવા માટેના મહત્વપૂર્ણ પગલાં સહિત અન્ય કેટલાક બિલો પણ પસાર કરવામાં આવ્યા છે. આના ઉપર વિગતો આપવા અમારા ઇકોનોમિક પોલિસી એડિટર लक्ष्मण रॉय जोड़ाए गया है. लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या अब महंगा होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना है कि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन महंगा होगा, शायद ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि बिल तो पास हो गया है और इस बिल के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता भी साफ हो गया है. रास्ता इसलिए साफ हुआ है कि जिस सेटलमेंट एक्ट में संशोधन किया गया है उसके तहत अब ये प्रावधान किया गया है कि कौन कौन से डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा, उसकी सरकार एक लिस्ट जारी करेगी. उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उस पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल जाएगा. अब इसके बाद क्या होगा कि अभी लोकसभा से इस बिल को पारित किया गया है, उसके बाद संसद से पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर रिजर्व बैंक, फिर NPCI एक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करेंगे, गाइडलाइन जारी किया जाएगा और फिर ये बताया जाए कि ये ट्रांजैक्शन है जिस पे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन पे चार्जेस नहीं ले सकते हैं. तो ये समझा जा रहा है, अब तक जो चर्चा हुई है वित्त मंत्रालय के अधीन, कि जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है उसको शायद इससे बाहर रखा जाएगा. जो बड़े ट्रांजैक्शन है उस पर MDR चार्जेस या दूसरे चार्जेस लगाने का प्रावधान किया जा सकता है. उसमें भी मुश्किल से कह सकते हैं कि 100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो 25 पैसे से लेकर 30 पैसे का इस पर चार्ज लगाए. इस तरह कुछ प्रावधान किया जा सकता है. मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये आप डिजिटल UPI पेमेंट कर रहे होते हैं तो 25 रुपये आपके ऊपर ये चार्ज लग करके आए. ये चर्चा के दौरान एक विकल्प के तौर पर सामने आया. हालांकि अंतिम नोटिफिकेशन आने के बाद ये तस्वीर ज़्यादा साफ होगी, लेकिन हाँ, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता साफ हो गया है. चाहे आप UPI के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो या रुपे कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये अब साफ हो गया. पहले सिर्फ B2B में ये ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने की इजाज़त थी. તો અહીંયા આગળથી આપણે જે ખાસ કરીને વાત કરી કે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન તો અહીંયા આગળથી મોટા નથી થવાના. अब अगर अब लक्ष्मण जी हम बात कर ले कि वित्त मंत्री ने जो बिल पारित किए हैं जो इस बैठक में हुए हैं उसमें इसके अलावा, इस बिल के अलावा और क्या क्या अहम प्रावधान हैं? देखिए, दरअसल जो बिल पारित हुआ वो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है. उसमें तो एक हिस्सा जो था जो मैंने अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला बताया, बाकी जो 2 हिस्से हैं उसमें कोशिश ये की गई है कि विदेशी पूंजी को भारत में कैसे लाया जाए. जो ग्लोबल फंड मैनेजर होते हैं, भारत में अगर फंड लाते हैं तो वो भारत में कारोबार नहीं माना जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि उनको इस पर टैक्स में बड़ी रियायत मिलेगी. तो इसके जरिए ये फायदा हुआ कि ग्लोबल फंड मैनेजर फॉरेन कैपिटल यहाँ पे विदेशी पूंजी भारत में ला सकेंगे. इतना ही नहीं, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, भारत में कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं कि आप बनाइए. जैसे कि एप्पल कॉन्ट्रैक्ट देती है यहाँ पे किसी कंपनी को कि आप मेरे लिए प्रोडक्ट बनाइए, तो ऐसे में उनको टैक्स में बड़ी रियायत दी गई है. डेटा सेंटर की मंजूरी की प्रक्रिया भी आसान की गई. वहाँ भी ऑनरशिप की जगह फ्रेंचाइजी डेटा सेंटर की भी इजाज़त दे दी गई है ताकि लीज के आधार पर आप डेटा सेंटर चला सके. तो एक तरीके से विदेशी पूंजी लाने, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने, इस 3 थीम पर आधारित है ये पूरा बिल जिसको लोकसभा ने आज पारित किया है. जी लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद.